हाय दोस्तों, नमस्कार सभी को। राम राम, जय श्री कृष्णा जी, जय श्री बालाजी। कैसे हो? अच्छे होंगे। मैं आपके साथ जगदीश चौधरी जेके एजुकेशन चैनल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमने अब तक 10th क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 जिसकी प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 और 3.5 के भी कुछ क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर ली थी। आज हम उसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 के जो 5 पॉइंट है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनको वज्र गुणन विधि द्वारा हल भी करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं दिया गया है कि आप वज्र गुणन या प्रतिस्थापन या विलोपन विधि द्वारा हल करो। हम जो विधि अपने लिए उपयुक्त है उसके द्वारा सोल्व करेंगे। तो हम 3.5 में केवल वज्र गुणन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वज्र गुणन का उपयोग करके यदि करें तो अपना भी अभ्यास हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं 3.5 पे क्वेश्चन नंबर 4। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो प्रथम पॉइंट है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 उसका प्रथम पॉइंट है अपने पास में कि एक छात्रावास के मासिक खर्चे का एक भाग नियत है। वह का मतलब होता है खर्चा, यानी जो पैसे खर्च किए है। ये बता रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग निश्चित है तथा शेष पर निर्भर है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। वो बता रहा है एक भाग तो निश्चित है, चाहे आप भोजन लो कितने दिन नहीं लो वो तो पक्का है, लेकिन बाकी है वो छात्र कितने दिन भोजन करता है उस पर आधारित है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया है, यानी एक टैक्सी का नियत किराया भी था और एक लाइब्रेरी का भी था। वैसे एक तो नियत है, नियत का मतलब हमें एक तो पैसे देना ही पड़ेगा यदि हम भोजन करें चाहे ना करें। हमने एडमिशन लिया है तो वो काम तो करना है ही। अब ये बता रहा है एक विद्यार्थी ए नाम का कोई विद्यार्थी है, उसने 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास को देता है, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 40 दिन भोजन करता है और छात्रावास को 1180 रुपये अदा करता है। तो नियमित खर्चा और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। हमें नियमित खर्चा और प्रतिदिन का दोनों का माना है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने नियत को x माना था और प्रतिदिन को y माना था। तो हम यहाँ पर भी मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय यानी जो निश्चित है वो x रुपए है। यानी हम हॉस्टल में या फिर छात्रावास में रहे या ना रहे, लेकिन हमें x रुपए तो अदा करने ही पड़ेंगे। अब अगला है और प्रतिदिन का जो खर्चा है यानी वे है भोजन का। ये भोजन की बात हो रही है, यहाँ ऊपर भी साइड लिख सकते हो या बीच में भी लिख सकते हो प्रतिदिन का भोजन का खर्चा या वे, या फिर ऊपर लिख सकते हो प्रतिदिन का भोजन का रुपए, कुछ भी लिख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। अब आगे चलते हैं इसकी प्रथम स्थिति में। दो स्थिति दे रखी है, हमें प्रथम स्थिति पर फोकस करते हैं। प्रथम स्थिति में ये बता रहा है, यानी एक लड़का है विद्यार्थी ए नाम का, वो कितने दिन रहता है वो बता रहा है। वो 20 दिन भोजन लेता है और 1000 रुपये अदा करता है। यानी 20 दिन रहता है और 1000 रुपये अदा करता है। यानी नियत तो x को साथ में जोड़ना ही है। x रुपये तो वो लेगा, x रुपये तो उसका नियत पैसे हैं, यानी वे तो खर्चा उसका नियत खर्चा है, लेकिन उसके साथ में y रुपये यानी y क्या प्रतिदिन का खर्चा है वो y रुपये है, तो 20 दिन का 20y हो जाएगा और वो रुपये अदा करता है 1000। कितने? 1000। तो अपने पास में समीकरण बन गया x प्लस 20y बराबर 1000। अब दूसरी स्थिति में देखिए, सेकेंड स्थिति में देखो। दूसरी स्थिति में वो बता रहा है कि कोई विद्यार्थी बी है जो 40 दिन रहता है और 1180 रुपये अदा करता है। तो उसी प्रकार x तो यहाँ पर x रहेगा प्लस यहाँ पर 20 की जगह पर 40 हो जाएंगे और
1000 की जगह पर 1180 हो जाएंगे, ये चेंज हो रहा है। नियत पैसे है वो तो x ही लेगा। तब समीकरण हमारे पास में 1 और 2 बन गए हैं, और 1 और 2 से हमने पूछा है कि उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि नियत खर्चा और प्रतिदिन का खर्चा ज्ञात करना है। नियत खर्चा और प्रतिदिन का खर्चा ज्ञात करना है। हमारे पास में 3 विधियां हैं, वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। जो विधि हमें अच्छी लगती है या सरल लगती है उसके द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन हमने की है, उसका उपयोग किया है वज्रगुणन विधि का। कौन सी विधि? वज्रगुणन विधि द्वारा। क्योंकि हम इन क्वेश्चनों की अभ्यास करेंगे वज्र द्वारा तो अपना थोड़ा सा आसान हो जाएगा तरीका वज्रगुणन विधि द्वारा। अपने पास में वज्रगुणन विधि क्या है? वज्रगुणन में हमें a और b के मान ज्ञात करने होंगे। तो a1 का मान अपने पास में x का गुणांक a है, और b1 का मान समीकरण पहले का b का y का गुणांक b से, और c1 का मान अपने पास में c1 का यदि मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस के 1000 हो जाएंगे, हमें माइनस के 1000 लेता हूं। और अगला a2 का मान मेरे पास में 1 है, b2 का मान मेरे पास में 27 है, और c2 का मान माइनस के 1180 है। ये मेरे पास में a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान प्राप्त हो गए हैं। अब वज्रगुणन के अंदर आपको पता है कि एक ये फॉर्मूला होता है कि b1, b2, c1, c2 बराबर y के अपॉन के अंदर आता है c1, c2, a1, a2 और 1 के अनुपात में आता है a1, a2, b1, b2। ये दोस्तों क्रम याद कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा वज्रगुणन विधि। फिर हम x के अपॉन के अंदर इनका वज्रगुणन गुणा करके भाग यानी माइनस करते हैं, हम इनको क्रॉस गुणा बोलते हैं जिसको, या फिर वज्रगुणन यानी b1 c2 माइनस करेंगे हम b2 c1 y के अपॉन में अपने पास में आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 के अपॉन में अपने पास में आ जाएगा a1 b2 माइनस आ जाएगा a2 b1। अब हम इन सभी के जितने भी मान हैं उन सभी के मान वहां पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो x के बट्टे में आ जाएगा b1 का मान, अपने पास में b1 का मान है, ये यहां लिख देते हैं थोड़ा सा, यहां b1 का मान है वो अपने पास में 20 है, यानी 20 गुणा c2 का मान माइनस का 1180 माइनस b2 का मान 27 है, गुणा c1 का मान माइनस का 1000 है। ये किसका मान आया है? ये अपने पास में केवल x के अपॉन में जो संख्या है उसका आया है, जो x के बट्टे में है। अब आगे y के बट्टे वाली का निकालते हैं। y के बट्टे में अपने पास में है c1 a2 का मान अपने पास में है 1000 माइनस के 1000, c1 का मान है माइनस के 1000 गुणा a2 का मान अपने पास में है 20। a2 का मान अपने पास में क्या है? a2 का मान 1 है, a2 का मान 1 है, केवल 20 नहीं है, a2 है ना, a2 का मान पूछा है तो a2 का मान 1 है, माइनस c2 का मान माइनस को 1100 गुणा अपने पास में रह गया है वो वाला है a1 का मान 1 बराबर में 1 के बट्टे में आ जाएगा a1 का मान 1 गुणा b2 का मान 20 माइनस आपके पास में a2 का मान 27 गुणा
a1 का मान 1, a1 का मान, b1 का मान, b1 का मान a1 का, a2 का मान, a2 का मान, a2 का मान आपने गलत रख दिया हमने, a2 का मान 1 है और b1 का मान 20 है, तो b2 का मान क्या रखा है, a1 का मान 1 रखा, b2 का मान 20 रखा, b2 का मान 40 है, b2 का मान 40 है, a2 का मान 1 है और b1 का मान 20 है, उल्टा रख दिया। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से एक बार वापस रिवीजन कर लेना, देख लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी संख्या टेढ़ी मेढ़ी हो गई अपना आंसर तुरंत गलत आ जाएगा। अब देखो x के बट्टे में, x के बट्टे में देखो, ये 20 को माइनस के 11 से 80 से गुणा करना है, यानी माइनस की जो अभी आएगी संख्या हम गुणा करते हैं 1180 गुणा 20, 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 0, 16 हासिल की 1, ये हासिल की 1 3 2 3 हो गए और ये 2 एकम 2, यानी 23,600 आ जाएंगे अपने पास में, यानी माइनस के 23,600, फिर गुणा करना है माइनस के, ये भी माइनस के है, इसमें चिन्ह माइनस का है ना, ये चिन्ह माइनस के, अब वो भी माइनस के कितने हो जाएंगे रे, माइनस के 27,000 हो जाएंगे ना, 1000 से गुणा किया बटा y के अपॉन में माइनस के 1000, माइनस के 1000 माइनस ये माइनस के भी हो जाएंगे 1080, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और बट्टे में एक के बट्टे में प्लस के 22 20 के माइनस, प्लस के 22 20 के माइनस के 20, तो अपने पास में x के बट्टे में क्या आ जाएगा, x के बट्टे में माइनस के 23,600, ये माइनस माइनस प्लस 2700 हो गए, 27,000 हो गए, 2700 नहीं है, 27,000, ये माइनस के 1000 प्लस के 1000 प्लस के 1,180 बराबर 1 के बट्टे के अंदर कितने हो गए, 6 हो गए, 20 में से 20, 26 में से 20 गए, 6 बच गए, अपने पास में x के बट्टे में क्या आ जाएगा, x के बट्टे में 2700 में से 27,000 में से 23,000 गए, पीछे 3,000 में 600 गए, पीछे 2400 बच गए, 2400 y के बट्टे के अंदर अपने पास में आ जाएगा 1000 में 1080 में से अपने पास में 180 बच जाएंगे और 1/6। अब मैं x बटा 2400 बराबर 1/6, यानी यहाँ से x बराबर 2400, यानी x बराबर 2400 अपॉन 6, यानी 400 बराबर 400। अब हम x का जो मान आया है उस x के मान को यदि हम y के x का मान है तो y के पद में रख दो, नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हो हम y का मान भी, y का मान निकालेंगे तो अपने पास में y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से y का मान देखो, y बराबर क्या है 180, y बटे 180 बराबर 1/6, ये हो जाएगा अपने पास में y बराबर 180 बट्टे 6, यानी 30, 18 में y का भाग 6 बार 0 की जगह 0 उतार दिया, 30, यानी x का मान कितना आ गया, 400 रुपए, यानी नियत किराया है वो, नियत व्यय है, खर्चा है उसका 400 रुपए है, और प्रतिदिन का खाने का रुपए है वो उसके 30 रुपए आ रहे हैं ना, 30 आ रहे हैं, 30 रुपए, यानी उस बच्चे को 400 रुपए तो उसका नियत खर्चा देना होगा और प्रतिदिन भोजन करेगा तो 30 रुपए देना होगा। हमने जो किसने पूछ रखा था उसको हल कर लिया, यानी सोल्व कर लिया। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे, इसको क्लीनिंग कर लेते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैंने भिन्न वाला और ये खर्चे वाला करवाया था वैसे ही है, बस इतना फर्क है, वो हमने विलोपन विधि द्वारा किए थे, इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा कर लेते थे, और अब हम वज्र गुण विधि द्वारा हल करते हैं। तो हमें तीनों विधियों में से कौन सी विधि ज्यादा उपयोगी लगी ये भी हमें बताना है,
और कौन सी सबसे सरल है, ये भी बताना है। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जिसमें आपको भिन्न वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन पहले भी आ रखे भिन्न से संबंधित जो हमने किए थे, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 पॉइंट नंबर दूसरा है इसका। पॉइंट नंबर 2 है कि एक भिन्न 1/13 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात करो। आपको ये कह रहा है कि आपको एक भिन्न दे रखी है जिसके अंश में यदि 1 जोड़ दे तो 1/3 हो जाती है, और यदि हर में 8 जोड़ दे तो वो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो हम मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश, ऐसा ही हमने पहले क्वेश्चन किया है, वो x है और हर है वो y है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, यानी कर चुके हैं हम। उसका भिन्न का अंश है वो x है और हर है वो y है। तो वो भिन्न क्या होगी अपने पास में? प्रथम स्थिति में देखिए, स्थिति प्रथम स्थिति में ये बता रहा है, यानी उसके अंश में 1 घटा दे। अंश में से यदि 1 को घटा दे तो वो भिन्न हो जाती है, 1/3 हो जाती है। यानी अंश क्या है? x है। x में से यदि 1 घटा दे तो वो भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। वज्र गुण कर लो, इसको वज्र गुण करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो अगला इसका, दूसरी स्थिति में देखिए इसका सेकंड स्थिति के अंदर क्या बन जाएगा? सेकंड स्थिति में ये बता रहा है वो भिन्न 1/4 हो जाती है, उसके हर में 8 जोड़ दे। यानी x तो वैसा ही है, हर के अंदर हमने 8 को जोड़ दिया तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो अपने पास यहां से क्या बन जाएगा? 4x बराबर y + 8। 4x ये से गुणा हो जाएगा, ये से गुणा हो जाएगा। अब ऊपर से समीकरण नंबर 2 से यदि मैं y का मान रख दूं, समीकरण नंबर 1 से y के बराबर ही आ रहा है ना, y के बराबर जो आ रखा है उसको हम यहाँ रख देते हैं सीधे ही। तो अपने पास में x का मान आ जाएगा। यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर किसी भी विधि द्वारा कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ये कर लेते हैं। फिर अगला कर लेंगे विलोपन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से y का मान रखने पर, समीकरण 1 से y का मान अपने पास में क्या आ जाएगा? 3x - 3, यानी x की जगह y की जगह पर रखेंगे तो 4x - y - 8। ये समीकरण नंबर 2 को रूप दे दिया। तो 4x - y की जगह पर हमने क्या रख दिया? 3x - 3। ये कोष्टक के अंदर आएगा, क्योंकि माइनस के थोड़े बहुत चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस के 8 बराबर 0, यानी 4x - 3x प्लस के 3 माइनस के 8 बराबर 0। 4x में से गया तो x बच गया, ये प्लस के 3 माइनस के 8 में से गए तो 5 गए, तो अपने पास 0 आ गया। यानी x बराबर 5। x का मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 अपने पास में क्या है? x का मान, समीकरण नंबर 1 3x का मान 5 - 3 बराबर y का मान आ जाएगा 15 - 3 बराबर y। यानी y बराबर 15 में से 3 गए 12, y का मान 12 आ गया। तो वो भिन्न क्या हो जाएगी? उस भिन्न का मान हो जाएगा अंश बटे हर। अंश 5 है, हर अपने पास 12 आ गया, तो 5/12। हमें वो भिन्न ही तो ज्ञात करनी थी ना, तो 5/12 अपने पास भिन्न आ गई। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट नंबर 1 और 2 को हमने हल कर लिया।
जिसमें पहले में तो खर्चा था वो अपने पास प्राप्त हो गया। अब इसमें तो हमारे पास में अंश बटे हर के रूप में 5/12 फिर प्राप्त हो गई है।